हेलो एवरीवन, मैं सीएम परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीवियस ईयर्स के जीएस फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन देख रहे हैं। तो उसमें आप लोगों के 2020 और उसके बाद में 2018 के ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के जीएस फर्स्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे 2017 के जीएस फर्स्ट पेपर प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट को मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी थर्ड लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। आपका जो फर्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चंस तक। उसके बाद आपका जो सेकेंड लेक्चर होगा उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे 51 से लेकर के 100 क्वेश्चन तक। उसके बाद आपका जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे 100 से लेकर के 150 क्वेश्चंस तक। यानी इसमें 150 क्वेश्चंस को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो इसको हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक। जितने लोग यूपीपीसीएस 2021 की तैयारी कर रहे हैं या जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसका जो एग्ज़ाम है वो 13 जून को है। तो आप लोगों की डेट कंफर्म हो चुकी है। तो आप सभी लोग आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइएगा। तो इसके लिए आप लोग प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अवश्य सॉल्व कीजिएगा, जिससे आप लोगों को पता लगेगा कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी स्वरूप और उनकी जो प्रकृति होती है वो किस टाइप की होती है। यानी जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और यूपीपीसीएस के द्वारा बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट भी किया जाता है। जब आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो क्वेश्चंस हैं कौन से क्वेश्चन जो हैं वो यूपीपीसीएस के द्वारा रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को अवश्य सॉल्व कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो लोग 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अत्यधिक शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी दोस्तों तक इस वीडियो को लाभ मिल सके जिन लोगों को इस वीडियो की आवश्यकता है। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए गए, जहाँ से आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन करके आसानी से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए और देखते हैं कि आज के इस सेशन का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो कितनी जो है वो वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार इसकी जो उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है वो 0.03% मानी जाती है। कितने? 0.03% मानी जाती है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्षा की जो मात्रा है वो निर्भर करती है। तो किस पे निर्भर करती है वर्षा की मात्रा? तो वायुमंडल की नमी पर जो है वो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। यानी वायुमंडल में नमी होगी तभी वर्षा होगी। तो उस पर निर्भर करते हैं किस पे? वायुमंडल की नमी पर। और इसके अन्य प्रमुख कारक जिम्मेदार हैं वर्षा की मात्रा के लिए, जिसमें आपका हो गया तापमान यानी टेम्परेचर, उसके बाद में आपका वायुदाब। ये सभी जो कारक हैं वो किसके लिए जिम्मेदार हैं? ये सभी कारक वर्षा की मात्रा के लिए जिम्मेदार हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वो भी वायुमंडल की नमी पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना यहाँ पे है कौन जो है वो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। काफ़ी लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं, क्योंकि वो लोग सही को टिक करके आते हैं क्योंकि जब वो लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि उसमें आप लोगों को क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद में उसका सही जवाब आपको देना है। क्योंकि यहाँ से आपसे पूछा गया है कि उसमें कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, आप लोग उसमें टिक लगा के आते हैं इसमें ये वाला सही सुमेलित आपको नहीं बताना है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि आपका जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ये 5 जून को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। उसके बाद में आपको जो तंबाकू विरोध दिवस है आपको 5 मई को नहीं, ये आपका 31 मई यानी
31 मई को मनाया जाता है, इसलिए यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब आपका हो जाएगा। और उसके बाद में जो डी दिया है ओजोन दिवस, ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन जो है ये डाउटफुल क्वेश्चन है और इसको आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। ऐसा हर साल होता है, आप 2020 की बात करें, 2019 या 2018 की बात करें, तो हर साल ऐसा होता है कि 4 से लेकर के 5 क्वेश्चन डाउटफुल रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया था, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान में ना रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है। तो ये किसकी पहल थी जो सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का सतत ऊर्जा दशक पहल थी। ये कब थी? ये 2014 से 2024 तक थी, 2014 से 2024 तक, यानी 10 ईयर्स की पॉलिसी थी, 10 ईयर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था। तो आपकी जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, बहुत बड़ी त्रासदी थी, तो इसका जो मुख्य कारण क्या था, यानी ये क्यों हुई थी, कैसे हुई थी? तो ये कब हुई थी? ये 1989 में हुई थी, 1989 में हुई थी। और ये जो आपकी दुर्घटना हुई थी, ये मिथाइल आइसोसाइनेट आपकी जो जहरीली गैस है, इसी के कारण, इसके रिसाव के कारण आपकी ये दुर्घटना हुई थी। इसमें लगभग जो मृत्यु हुई थी वो 10,000 लोगों की मृत्यु इसमें हुई थी लगभग। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, किसके कारण ये दुर्घटना हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट के गैस के रिसाव के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। एक साइड आपको यहाँ पे प्रदूषक दिया है, उसके बाद में यहाँ पे दिया है होने वाली बीमारी, यानी किस प्रदूषक से कौन सी बीमारी होती है। तो पारा से आपकी होती है मिनीमाटा बीमारी, कैडमियम से आपकी होती है इटाई बीमारी, उसके बाद में आपका जो नाइट्रेट आयन से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर डी में फ्लोराइड आयन। तो आपके जो फ्लोराइड आयन जो प्रदूषक होता है, इसके द्वारा होता है फ्लोरोसिस। क्या होता है? फ्लोरोसिस। लेकिन ये फ्लोरोसिस मतलब क्या होता है कि जो आपके दांत हैं, दांतों की जो हड्डियां हैं उसमें भंगुरता हो जाती है। क्या होती है? दांतों की हड्डियों में भंगुरता हो जाती है। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्लोराइड आयन। ये आपका यहाँ पे आपस दिया है, ये रॉन्ग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ जो है वो अधिकतम है? तो किस में है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में जो है वो पौधों का जो जैविक पदार्थ है वो अधिकतम है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो सबसे पहले हम बात करें उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो देखो ये आपकी प्यारी सी पृथ्वी हो गई, ये आपकी प्यारी सी पृथ्वी हो गई, ये आपकी इक्वेटर हो गई, 0 डिग्री, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो आपकी 0 डिग्री ये हो गया, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ये आपका हो गया साउथ पोल। ये 0 डिग्री से यानी इक्वेटर से आप 10 डिग्री नॉर्थ की साइड या 10 डिग्री साउथ की साइड जब जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ ये आपका विस्तृत है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, मतलब इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसमें विस्तृत है आपका। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो वर्ष भर क्या ऐसी पड़ती हैं, वो सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर अत्यधिक होती है। अत्यधिक यानी उच्च तापमान यहाँ पे पाया जाता है। जब उच्च तापमान पाया जाता है तो यहाँ जो वर्षा जो होती है, वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर वर्षा के कारण ही यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो है प्रजातियों के वृक्षों का विकास देखने को हमको मिलता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो है वो पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया था? तो किस वर्ष में जो था वो वन संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो यहाँ पे काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। देखो वन संरक्षण अधिनियम अलग होता है और उसके बाद में होता है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वो अलग होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वन संरक्षण अधिनियम एक कब पारित अधिनियमित हुआ था? ये आपका 1980 में हुआ था। कब? 1980 में हुआ था। उसके बाद में आपको जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम था वो कब हुआ था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो आपका हुआ था अधिनियमित, वो हुआ था 1972 में, 1972 में हुआ था।
उसके बाद में आपका जो वायु संरक्षण अधिनियम था ये आपका हुआ था 1981 में, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आपका अधिनियमित हुआ था वो हुआ था 1986 में। लेकिन आपको यहाँ पे बताना है केवल पूछा गया कि वन संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था, वो हुआ था 1980 में। तो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है और कोड के अकॉर्डिंग आपको सही इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे दिया है, देखो उष्णकटिबंधीय जो वन है कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। और कच्छ वनस्पति कहाँ पाई जाती है? आपकी सुंदरवन में पाई जाती है। और पतझड़ वन जो है आपके ये राजस्थान में पाए जाते हैं। तो इसलिए आपका करेक्ट आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता को अधिकतम संकट है, तो किसका जो है संकट रहता है जैव विविधता को अधिकतम? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है कि प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। देखो यहाँ पे दिया है कि प्राकृतिक निवास, जैसे कि जब मानवीय आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग और विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक विकास होते हैं, जो उद्योग लगते हैं, तो उसमें क्या होता है कि प्राकृतिक विनाश होता है, यानी प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ होती हैं उनको वहाँ पे कटाई वनों की होती है। जब अत्यधिक कटाई वनों की होगी तो प्राकृतिक निवास जो होगा उसका विनाश होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं? तो कौन से प्रमुख कारक हैं? तो जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन। तो वर्तमान परिदृश्य में अगर देखा जाए तो भारत में अत्यधिक जनसंख्या है, काफ़ी जनसंख्या भारत में। जब जनसंख्या यहाँ पे अत्यधिक है तो वाहनों की जनसंख्या भी ज़्यादा है। तो वाहनों की जब जनसंख्या ज़्यादा है तो तेल से जो चलने वाले वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे जब तेल से चलने वालों वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा है तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होती है। क्या होती है? वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होती है। तो आपका प्रमुख कारक ये हो गया। उसके बाद में ये हो गया, सेकंड में दिया है तैल चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, यानी वही अत्यधिक। उसके बाद में हो गया आपका अत्यधिक वनोन्मूलन, यानी कि वनों की कटाई। जब मानवीय आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग औद्योगिक विकास होगा, जब औद्योगिक विकास होगा तो वनों की कटाई होगी। जब वनों की कटाई इसलिए होगी क्योंकि वहाँ पे उद्योग धंधे लगेंगे। जब उद्योग धंधे लगेंगे तो वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग पलायन करेंगे। तो जब पलायन करेंगे वहाँ से तो वहाँ के फिर वहाँ पे लोग रहने के लिए व्यवस्था भी उनकी होनी चाहिए। तो वहाँ पे धीरे धीरे नगरीकरण की व्यवस्था भी हो जाएगी। जब नगरीकरण की व्यवस्था होगी तो वहाँ पे वनों की कटाई और भी होगी। तो यानी कि अत्यधिक वनोन्मूलन जो है ये भी आपका एक प्रमुख कारक हो गया। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको बताना है जो आपको कौन सुमेलित सही नहीं है। तो आपका जो अजोला है, तो आपका जो अजोला है ये इसे धान के खेत या इसके उथले पानी में इसको उगाया जाता है। इसको या तो धान की खेत में या इसको उथले पानी में उगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे मक्का दिया तो मक्का आपका गलत हो जाएगा। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये वाला आपका सही सुमेलित नहीं है। कौन? अजोला सही सुमेलित नहीं है। यानी यहाँ पे धान दिया होता तो ये आपका करेक्ट हो जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिएगा। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर आपको बताना यहाँ पे है। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में क्या दिया है? तो सूची फर्स्ट में दिया है न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका देखो सही हो जाएगा वो आपका किस संविधान संशोधन 38 यानी 38वें संविधान संशोधन के द्वारा न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन हुआ था। उसके बाद में आपका संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया जाना किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो आपका ये हुआ था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद में आपका जो मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष घटाया जाना, यानी कि जो आपकी मताधिकार की यानी मत देने का जो अधिकार था वो 21 वर्ष की जब आप कंप्लीट हो जाते तो आपको मत देने का अधिकार हो जाता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ
कि अब जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तभी आपको मत देने का अधिकार दिया गया था। तो किस संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था? तो आपका ये किया गया था 61 में संविधान संशोधन 61 में संविधान संशोधन के द्वारा। उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाना, ये किस में हुआ था? ये आपका हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द के स्थान पर यानी पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थाएं जो हैं वो समान है? तो भारत और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच कौन सी जो विशेषताएं हैं वो समान है? तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है यानी पॉकेट वीटो की शक्ति है, तो अमेरिका का जो राष्ट्रपति उसके पास भी पॉकेट वीटो की शक्ति है और भारत का जो राष्ट्रपति है उसके पास भी पॉकेट वीटो की शक्ति है। तो ये मानी ये जो विशेषता है वो समान है। तो आपका जो केवल थर्ड ये आपका सही हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ये आपका जवाब सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया। तो किस देश के संविधान से राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया है? तो कहाँ से प्राप्त किया है? तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यानी कनाडा से इसको लिया गया है, राज्यों का संघ की संकल्पना। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति यानी कितनी कोरम होनी चाहिए? तो कितना होना चाहिए? तो आपको बताना यहाँ पे है कितना होना चाहिए। तो ये आपका होना चाहिए, देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, सदन की कुल संख्या का 10वां भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग यानी टोटल संख्या उसका अगर 10वां भाग होगा तो अधिवेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। कितना? 10वां भाग। और ये किस में किया गया था? तो ये आपका हुआ था अनुच्छेद आपका 103 में 3 के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन हेतु, यानी अनुच्छेद 103 में के अनुसार लोकसभा एवं राज्यसभा के अधिवेशन हेतु सदन की सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होना अनिवार्य है। तो करेक्ट आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सरकारी आयोग का सदस्य था? तो कौन सा था? तो डॉक्टर आर सेन जो थे वो सरकारी आयोग के सदस्य थे। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करंट इवेंट्स रहते हैं, तो हम लोग वहाँ पे सारे क्वेश्चंस करंट को भी ले लेंगे, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे करंट के क्वेश्चंस नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों को केवल उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो थियोरेटिकल रहते हैं। लेकिन करंट इवेंट जो है लेटेस्ट वाली करंट आपको तैयार करके ही जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे कूट से आपको सही जवाब देना है। यहाँ पे स्टेट दिया है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या आपको बताना है, यानी किस जगह कहाँ पे कितनी इसकी संख्या है। तो किस जगह कितनी संख्या है? तो गुजरात में कितनी इसकी संख्या है? तो जो गुजरात में इसकी संख्या है यानी कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो वहाँ पे गुजरात में है 11। कितनी? गुजरात में 11 है। गुजरात में 11 आपकी हो जाएगी। उसके बाद में कर्नाटक में कितनी है? तो कर्नाटक में 12 है। उसके बाद में केरल में कितनी है? केरल में 1 ही है। केरल में यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 9 वहाँ पे संख्या है। और उड़ीसा में कितनी है आपकी? उड़ीसा में 10 है। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सबसे अधिक जो है वो राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है वो किस राज्य की हैं भारत में? तो किसकी हैं? तो ये आपके उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश की हैं। आप लोग इसको याद रख लिए, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा किसकी हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। अभिकथन क्या कह रहा है कि चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है
और कारण कह रहा है कि आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित करना था, यानी करना था। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण जो हैं वो दोनों क्या हैं, वो दोनों एक सत्य पर आर जो आपका है वो असत्य, यानी आपका ऑप्शन नंबर है जो ए, यानी अभिकथन आपका सत्य है लेकिन उसके बाद में आपको जो कारण है वो असत्य है। क्योंकि यह जो हुआ था आपका यानी राजनीतिक दलों की सहमति से बनी थी, यानी आचार जो आदर्श आचार संहिता थी ये जो थी ये राजनीतिक दलों की सहमति से ही बनी थी। ये कोई भी संसद ने कोई भी अधिनियम नहीं पारित किया था जिसके अंतर्गत आपकी जो आदर्श आचार संहिता का निर्माण हुआ हो, लेकिन ये आपकी केवल एक राजनीतिक दलों की सहमति से बनाई गई थी आदर्श आचार संहिता। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका सत्य हो जाएगा और आपका जो आर है ये असत्य हो जाएगा। तो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए हैं अभिकथन और कारण, यानी वो उसी टाइप का क्वेश्चन आपको बताना है। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा। अभिकथन कह रहा है कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है और उसके बाद में कारण कह रहा है भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो कारण तो सही हो जाएगा क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ बहुत सारी चीज़ें उधार ली गई, यानी बहुत सारी चीज़ें हमने क्या की हैं, कुछ देश के संविधान से हमने ली हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि राज्यों के संघ की जो संकल्पना है कहाँ से, हमने कनाडा के संविधान से ली हैं। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब क्या हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कह रहा है कि ए और दोनों सत्य हैं लेकिन जो आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यानी आपकी जो अभिकथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन इनमें जो रिलेशन है वो नहीं बैठ रहा है, लेकिन एक अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। तो तृतीय अनुसूची में क्या उपबंधित है आपको बताना है। तो इसका देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 और 4। 1 कह रहा है कि संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है, ये भी है। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप और उसके बाद में संसद के सदस्य ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये किसमें है, ये आपकी तृतीय अनुसूची में, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में उपबंधित है। तो करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि प्रोटेम स्पीकर, आपका जो प्रोटेम स्पीकर क्षमता किसे नियुक्त किया जाता है। तो आपका जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को निर्वाचित किया जाता है, यानी नियुक्त किया जाता है। ये निर्वाचित नहीं, इसको नियुक्त किया जाता है, यानी इसका निर्वाचन नहीं होता है, इसको नियुक्त ही किया जाता है प्रोटेम स्पीकर को। तो किसको किया जाता है, ये नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को। तो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि बुलक कैपिटलिस्ट यानी वायल पूंजीपति किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है गरीब किसानों को कहा जाता है, उसके बाद में विद या धनाढ़ किसानों को, या ऑप्शन नंबर सी उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ़ नहीं है, और उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये उन किसानों के लिए कहा जाता है जिनके पास कुछ साधन तो हैं पर धनाढ़ नहीं है, यानी कुछ ही साधन है लेकिन वो धनवान नहीं है। तो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था। तो आपका जो राज्यसभा का जो गठन हुआ था वो किस वर्ष आपको हुआ था बताना है। तो आपका ये इसका जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी, इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 13 मई और 1992 को हुई थी, और इसका जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल को और 1992 को। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आप करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसकी जो पहली बैठक कब हुई थी वो आपकी हुई थी 13 मई 1952 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। तो कौन जो है वो अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। तो सभी को पता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था।
तो देखो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, जो राष्ट्रपति होता है वो अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, क्योंकि अनुच्छेद 263, आपका जो अनुच्छेद 263 है, राज्यों के मध्य तथा केंद्र राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। तो इसको कौन अधिकृत कर सकता है? तो इसको राष्ट्रपति ही अधिकृत कर सकता है। तो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। तो कौन जो है वो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो देखो यहाँ पे दिया है ऑप्शन नंबर जो लेखानुदान। तो लेखानुदान आपका क्या है? लेखानुदान जो होता है बजट पेश होने तथा उसे पारित होने के पहले की जो प्रशासनिक व्यय को पूरा करने है तो एक अग्रिम मांग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? जो आपका लेखानुदान क्या होता है? ये होता है कि बजट आपका जो पेश होता है होने तथा उसे पारित होने के पहले, यानी बजट पेश होने उसे पारित होने से पहले एक जो प्रशासनिक व्यय को पूरा करने तो एक अग्रिम मांग की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लेखा अनुदान बोलते हैं। लेकिन आपको यहाँ ये गलत दिया, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से आपको इसका सही जवाब देना है। तो क्या कह रहा है? कथन और कारण है। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है। भारत का अपना एक संविधान है, बिल्कुल सही है। कथन और कारण दोनों सही है। क्या है? कथन भी आपका सही है, कारण भी सही है आपका है। उसके बाद में लेकिन आपका क्या कह रहा है यहाँ पे? लेकिन आपके जो आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी आपका जो कारण है वो कथन की एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यानी दोनों में रिलेशन नहीं बैठ रहा है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर आर यानी कथन कारण दोनों सही हैं। तो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? तो निम्न में से कौन जो है वो संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है, आपको बताना है। तो कौन सा इनका जो है विशेषाधिकार नहीं है? तो जो इनका साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, तो इनका ये विशेषाधिकार नहीं है। किसका? संसद सदस्यों का। तो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। फर्स्ट कथन है कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है। सेकंड कह रहा है वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। उसके बाद में थर्ड कह रहा है उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों का मनोनीत करने का अधिकार है। और उसके बाद में फोर्थ कह रहा है कि उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है, यहाँ पे सभी जो हैं वो करेक्ट हो जाएंगे, यानी सभी यहाँ पे सही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में कौन नहीं आता है? तो कौन जो है वो नहीं आता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता। ऑप्शन नंबर बी दिया है कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न। और ऑप्शन नंबर सी दिया है पानी की गुणवत्ता को दूषित करना। और ऑप्शन नंबर जो डी दिया है मृत्युदंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 31 दिया है कि मृत्युदंड, यानी निम्नलिखित में से कौन है जो संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं है? तो आपका जो मृत्युदंड है आपकी ये संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? इनमें से कौन सा जो है वो क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो आपकी जो क्षेत्रीय परिषदें हैं तो इनका संविधान में वर्णन नहीं है, यानी ये जो है वो संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि इनका जो गठन यानी इनका जो पुनर्गठन हुआ था, इनका राज्य पुनर्गठन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन 1956 1956
के द्वारा ही क्षेत्रीय परिषदों का गठन हुआ था। इनकी जो संख्या है वर्तमान में कितनी है, इनकी संख्या है 5। कितनी है? 5 इनकी संख्या है क्षेत्रीय परिषदों की। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो कौन सा जो था वो अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित एक आधार था? कौन सा आधार था इनका? तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी दिया हल्की संख्या, ये भू राजस्व वसूली का एक इनका प्रचलित आधार था अकबर के शासनकाल में। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो किस यात्री ने की थी? तो ये थे आपके, कौन थे? ये आपके थे ऑप्शन नंबर ए, कौन? फादर एंथोनी मार्शरेट। आपके जो फादर एंथोनी मार्शरेट थे, ये विदेशी यात्री थे जो जहांगीर के शासनकाल में इन्होंने यात्रा की थी। तो ये कहाँ के रहने वाले थे? ये एक पुर्तगाली पादरी थे। ये एक पुर्तगाली पादरी थे, फादर एंथोनी मार्शरेट। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन कह रहा है कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। कारण कह रहा है कि धन की निकासी का जो स्वरूप था अप्रतिफलित निर्यात था। तो आपका जो कारण और कथन है, कारण और आपका जो कथन है, तो ये आपका यानी जो आपका कथन जो है ये आपका गलत है, पर आपका जो कारण है आपका सही है। क्योंकि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूलन था, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। धन की निकासी का जो स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, ये आपका बिल्कुल सही है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। तो आपका जो ऋग्वेद में जो अघन्य शब्द है किसके लिए संदर्भित, किसके लिए प्रयोग किया गया था अघन्य शब्द? तो आपका जो अघन्य शब्द था इसका जो प्रयोग किया गया था ये आपका गाय के लिए किया गया था। किसके? गाय के लिए किया गया था। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शैल गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो किस गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? तो किस में मिलता है? तो आपका ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब, कन्हेरी की गुफा में, यानी कन्हेरी की गुफा में। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये आपकी महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है कन्हेरी की गुफा। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कथन क्या कह रहा है? फर्स्ट कह रहा है कि पश्चिमी गोदावरी जिले की गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्य गृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। सेकंड कह रहा है कि पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। अब फर्स्ट सेकंड तो क्या कह रहा है? दोनों यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तो कौन सही है और कौन सा रॉन्ग है आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी एक तथा दो आपके दोनों सही हैं, क्योंकि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफली में प्रारंभिक चैत्यगृह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, ये भी आपका सही है। उसके बाद आप पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए थे, ये भी आपका सही है। तो यहाँ पे आपके दोनों जवाब क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। तो यानी ऑप्शन नंबर ए और दो दोनों सही आपके यहाँ पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है कि राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा
संसद को राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया हो प्रवृत्त रहेगा। कितने दिन तक प्रवृत्त रहेगा आपको बताना है यहाँ पे। तो 6 माह से अधिक नहीं, उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है 2 वर्ष से अधिक नहीं, उसके बाद में 1 वर्ष से अधिक नहीं, उसके बाद में ऑप्शन डी दिया असीमित काल तक। तो आपका राज्य सूची के विषय पर जो अधिकार मतलब विधि बनाने का जो अधिकार दिया गया तो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता, यानी 1 वर्ष से अधिक नहीं है। तो करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। आपकी जो बराबर पहाड़ी की गुफाएं उनके विषय में यहाँ पे जो कथन दिए गए उसमें कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। आपके जो ये अभिलेख यानी जो बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में यहाँ पे जो जानकारी प्राप्त होती है, ये जो अभिलेख हैं ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के नहीं है। तो ये आपका सही नहीं है, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जो आपके मौर्य सम्राट थे अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, कब मौर्य सम्राट आपके जो अशोक थे, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईसा पूर्व में आपके इनको बनवाया गया था, बराबर की पहाड़ी की कटवाकर गुफाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है इनको। क्योंकि बिहार की या कहाँ पे स्थित हैं, ये बिहार के जहानाबाद में स्थित हैं। कहाँ पे? बिहार के जहानाबाद में अवस्थित हैं। तो करेक्ट आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे दिया पूर्वी 6ठी शताब्दी में, तो 6ठी शताब्दी नहीं, ये ईसा पूर्व, ये 3री शताब्दी में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो कहाँ पे स्थित था? तो आपका ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में अवस्थित। कहाँ पे? राजस्थान में अवस्थित था। यानी और ये कहाँ पे? राजस्थान के अलवर तथा भरतपुर के मध्य क्षेत्र में स्थित है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिएगा तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। यहाँ पे एक साइड में शासक दिए हैं और यहाँ पे कला दिए हैं। गंधार कला, उसके बाद में जूनागढ़ शिलालेख, मिलिंद पाओ तक्षशिला लेख। तो क्वेश्चन नंबर 42, तो यहाँ पे दिया गया है गंधार कला। तो ये किससे सुमेलित होगी? आपकी कुषाण शासक से संबंधित है। कौन सी? गंधार कला। उसके बाद में आपकी जूनागढ़ शिलालेख ये किससे संबंधित है? तो ये आपका रुद्रदामन से संबंधित है। मिलिंद पाओ ये किससे संबंधित है? ये आपका मेनेंडर से संबंधित है। और तक्षशिला लेख किससे संबंधित है? ये पथिक से संबंधित है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो कौन सा था? तो इसका जो अंतिम शासक था वो हुसैन शाह था। कौन था? हुसैन शाह था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 44, आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर डी दिया है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, क्या दिया है? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो आपका जो यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, लेकिन यहाँ पे दिया है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे यदि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध दिया था, मराठा की जगह मैसूर युद्ध दिया था, तो यहाँ पे आपका करेक्ट जो है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में तृतीय आंग्ल मराठा नहीं मैसूर युद्ध हुआ था। तो मैसूर, तो करेक्ट जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिएगा, नीचे दिए गए कूट से आपको सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पे तीरंदाज दिए हैं, उसके बाद में यहाँ पे प्रतिमा लक्षण दिए गए हैं। तो आदिनाथ जो हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 है। आदिनाथ किससे संबंधित हैं?
आपके जो आदिनाथ ये वर्षभ से संबंधित है। उसके बाद में मल्लिनाथ ये किससे संबंधित है, यानी मल्लिनाथ जो है वो किससे संबंधित था, ये आपका था जल कलश से, मल्लिनाथ जल कलश से। उसके बाद में आपका जो पार्श्वनाथ किससे संबंधित था, ये आपका सर्प से संबंधित था। और संभवनाथ ये आपका अश्व से संबंधित था। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी। तो किस वर्ष में मिदनापुर के जिले में जाति सरकार की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो ये आपकी हुई थी 1942 में, यानी 1942 में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.जी. वेल्स और हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति टिप्पणियां की। तो कौन सा ऐसा केस था जिसकी समस्त संसार में चर्चा हुई थी, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। क्या था, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। ये कब तक चला था, ये 1929 से और 33 तक के बीच चला था। इसमें जो थे इस मामले में 33 श्रमिक क्या था, 33 श्रमिक नेताओं पर जो था वो राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। इसमें क्या हुआ था, आपका जो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा था इसमें क्या हुआ था, इसमें ये 1929 से 33 के बीच चला था। इस मामले में 33 जो आपके जो श्रमिक थे नेता, उन पर यानी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो यह किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी, तो किसने की थी आपको बताना है। तो आपका ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपने आयोग ने डिलीट कर दिया था, इसको क्या कर दिया था, तो इस क्वेश्चन को आयोग के द्वारा डिलीट कर दिया गया था, यानी डाउटफुल क्वेश्चन था। तो इसको हम लोग छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमिलित नहीं है। यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। यहाँ पे दिया है विद्रोह, उसके बाद में यहाँ पे दिया है वर्ष। जो आपका पाबना विद्रोह हुआ था ये कब हुआ था, ये आपका 1873 में हुआ था। उसके बाद में दक्कन किसान विद्रोह हुआ था, ये आपका कब हुआ था, यह आपका सही सुमिलित यहाँ पे नहीं है। सन्यासी विद्रोह आपका 1894 में हुआ था। उसके बाद में आपका जो कोल विद्रोह हुआ था ये आपका 1870 में हुआ था। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा सभी लोग कि आपका जो दक्कन किसान विद्रोह हुआ था, यानी आपका जो दक्कन किसान विद्रोह हुआ था ये किस सन में हुआ था। यहाँ पे आपका जो 1875 दिया है आपका रॉन्ग है, यहाँ पे इसमें तो नहीं हुआ था। आपको आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम को घोर विरोध किया था। जो 1826 का जूरी अधिनियम को घोर विरोध किया था, किसने किया था, तो इसका जो विरोध किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसका, राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, राजा राम मोहन राय। तो ये थे आपका 50 क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए। तो ये आपका 2017 के जीएस फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन थे। तो आप सभी लोग प्रीवियस के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिएगा। सभी लोग जितने लोग 2021 में एग्ज़ाम देने वाले हैं पीटी का, तो आप लोगों के पास समय जो है बहुत कम समय बचा हुआ, तो आप लोग अपनी तैयारी को अत्यधिक बेहतर बनाइएगा और अत्यधिक मेहनत कीजिएगा। अच्छे से सभी लोग तैयारी को कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट, इसका जो लेक्चर नंबर सेकेंड लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2 के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।